सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हम देखेंगे कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और ये क्यों रखा गया है यहाँ पे। जब आप डिटेल में ये क्लास पूरी देखोगे आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट चैप्टर ये रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके अपना जो बेसिक है वो क्लियर करेंगे। धीरे धीरे करके हम सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। फिर लेटर ऑन यहीं पे इसी चैनल पे और क्लासेस आएंगी जो आपको बाकायदगी से मतलब विद पीडीएफ विद ऑल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। सबसे पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं क्या हैं, क्यों हैं। जब तक आप एनसीईआरटीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं समझोगे आपका बेसिस कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। नाइन्थ ट्वेल्थ अच्छे से करोगे तो तभी आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनमें भी आपका बेस जो है क्लियर हो पाएगा इस सारी चीज़ों की वजह से। तो नाइन्थ क्लास को आप ऐसे ही नहीं लोगे, पूरी मेहनत के साथ इस क्लास को भी देखोगे, ठीक है? पूरी मेहनत से आप ये जो नाइन्थ क्लास है उसको पढ़ोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो मेन फोकस ही यही एक्सप्लोरेशन है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी ये बताने के लिए कि जो अब साइंस लगी है उसका मेन मोटिव क्या है, एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है बच्चों से, कैसे उनको क्या बताना चाहती है कि फ्यूचर में किस तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी तरह एक बच्चा है जो जिसने मैग्नीफाइंग लेंस लिया हुआ है अपने हाथ में और ये एक्सप्लोर कर रहा है, एक जंगल को एक्सप्लोर कर रहा है। उसी तरह से हमारे पास एक छोटी बच्ची है जिसके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके साथ साथ हमारे पास एक ये जो पीएच पेपर है ये है और ये टेस्ट कर रही है कि वाटर का पीएच क्या है। देन उसी तरह से हमारे पास ये पेट्री डिश इन्होंने हाथ में रखी हुई है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वन बाई वन करके हर एक चीज़ को एक्सप्लेन हम हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो साइंस की जर्नी अब तक क्या है। तो टेक्स्ट बुक हमसे क्या कह रही है हम वो देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक कह रही है कि मिडिल स्टेज यानी पहले वाली क्लास में साइंस ने आपको क्यूरियस बनाना सिखाया, मतलब हर चीज़ को ध्यान से देखना और क्वेश्चन पूछना। जैसे ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो साइंस की शुरुआत वंडर यानी हैरानगी से होती है। जब हम नेचर को देखते हैं, सोचते हैं वाओ ये कैसे है, ठीक है? यही साइंस का फर्स्ट स्टेप होता है जब हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। यही एक्सप्लोरेशन है, ठीक है? उस तरह से अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेनबो हमें दिख रही है ना, इंद्रधनुष हमें दिख रहा है। तो उसी तरह से अगर हम देखें तो रेनबो जब दिखती है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि इतने कलर कैसे इसमें आ गए? या फिर प्लांट सनलाइट में क्यों ग्रो करते हैं? फिर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं आंसर्स ढूँढने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें वन बाय वन ह यहाँ से की जाती हैं, यहाँ पे की जाती हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड का कनेक्शन, सबसे पहले अगर हम ये समझें लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्शन क्या है, तो हमें बेसिक आइडिया हो जाएगा हर एक चीज़ के बारे में। क्या आइडिया होगा कि पहले आप पढ़ोगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं, जो ये ज़िंदा चीज़ें हैं वो क्या हैं, जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमन्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं। उसी तरह से नॉन लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ोगे, जो निर्जीवी चीज़ें हैं, जैसे एयर, वाटर, रॉक्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें होंगी। तो साइंस बताती है कि दोनों कैसे जुड़े हुए हैं आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लांट्स लिविंग हैं, लेकिन उन्हें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉन लिविंग है, तो यूज़ करके वो अपना फूड बनाते हैं। यानी नेचर एक कनेक्टेड सिस्टम है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिल के काम करते हैं। आई समझ? तो इस तरह से हमें ये आइडियाज़ पता चलेंगे। सेकेंडरी स्टेज में क्या चेंज होगा, अब अगर हम वो देखें तो अगर हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज यू इंटर द सेकेंडरी स्टेज तो दिस जर्नी कंटिन्यूअस बट विद एन एम्फेसिस ऑन द डीप एक्सप्लोरेशन। तो डीप एक्सप्लोरेशन पे के ऊपर फोकस किया गया है। अब देखते हैं क्या है, क्या चीज़ें चेंज होंगी। तो अब सेकेंडरी स्टेज में सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करेंगे हम, अब फोकस होगा डीप एक्सप्लोरेशन के ऊपर। मतलब वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है फॉर एग्जांपल, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्यों बॉयल करता है, या फिर प्रेशर चेंज हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज होता है। ये जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सारी की सारी चीज़ें हम सेकेंडरी स्टेज में अब सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास साइंस सिर्फ नॉलेज नहीं है, एक प्रोसेस भी है।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो यहाँ पे लिखी हुई है कि साइंस जो है, साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो, है ना? हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू ऑल दोज़ थिंग्स। तो अगर हम देखें तो साइंस इज़ नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट हाउ वी नो इट। तो सिर्फ आंसर इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस आंसर तक कैसे पहुँचा गया है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। कोई अगर कोई बोले अर्थ राउंड है, तो साइंस पूछे कि प्रूफ क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? मेज़रमेंट आपने कैसे की है? एक्सपेरिमेंट कैसे किया है? साइंस ब्लाइंडली बिलीव नहीं करती है किसी भी चीज़ पे। तो क्वेश्चन्स जो क्वेश्चनिंग है ना, क्वेश्चनिंग साइंस भी हम साइंस को कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो साइंस में पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हो कि प्लांट सनलाइट में फ़ास्ट ग्रो करते हैं, पर सिर्फ देखना इनफ नहीं है, आप मेज़र करोगे। कैसे मेज़र करोगे? आप प्लांट की हाइट देखोगे, हाइट देख के आपको मेज़रमेंट आपको ये देखोगे कि यार पहले प्लांट छोटा था, अब बड़ा हो गया है, कितने दिन में हुआ है, कितना पानी दिया तो ये बड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्वेशन और मेज़रमेंट क्या है? साइंटिफिक एविडेंस है। तो ये क्या है हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस। ऑब्जर्वेशन मतलब हमें देखने में लगा कि यार प्लांट की हाइट बढ़ रही है। मेजरमेंट कैसे करेंगे? हमने कभी पहले हाइट देखी होगी प्लांट की, उसको नापा होगा, नाप के रखा होगा। फिर उसके बाद जब हमने कुछ दिन बाद देखा तो हमने देखा कि प्लांट की हाइट बढ़ी है, फिर हमने उसको नापा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस में आ गई। तो अगर हाइट बढ़ी होगी तो कुछ मेजरमेंट में इंक्रीमेंट आया होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किसमें आती है? ऑब्जर्वेशन में आती हैं, ठीक है? अब ऑब्जर्वेशन में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैटर्न्स को सिंबल्स और इक्वेशन से एक्सप्रेस करना, ठीक है? अब ये क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे साइंस पैटर्न्स ढूँढती है ना, वैसे ही अगर स्पीड हमें बतानी है और टाइम सेम रहे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना? अगर स्पीड बढ़ेगी और टाइम सेम रहेगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब इस इक्वेशन में हम लिखेंगे जैसे हमारे पास d इक्वल टू वी टी, है ना? तो इस तरह से लिखेंगे तो ये जो सिंबल्स हैं, ये जो d है, v है, t है, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल साइंस को ईज़ी और यूनिवर्सल बनाते हैं। इंडिया हो या फिर जापान हो, हर जगह ये सेम ही इक्वेशन लिखी जाएगी। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v इंटू टी। तो v इंटू टी हमारे पास हो जाएगा। अगर हमारे पास स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, v स्पीड स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम जो जैसे मॉडल्स बनाना हो गया, ठीक है? तो मॉडल्स अगर हम बनाते हैं तो उस पे हम किस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो अगर हम मॉडल्स वगैरह देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए साइंटिस्ट मॉडल्स बनाते हैं। मॉडल सिंप्लीफाइड वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्लोब हो गया, अर्थ का जो मॉडल होता है, एटम डायग्राम होगी तो एटम का जो मॉडल होता है, उसी तरह से रियल एटम हमें अ, जो रियल जो एटम होता है ना, वो हम देख नहीं सकते। तो इसलिए मॉडल्स जो होते हैं ना, वो हम यूज़ करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मॉडल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइडियाज़ टेस्ट होते हैं और कभी चेंज भी होते हैं। तो क्या होता है आइडियाज़ टेस्ट होते हैं और उसके साथ-साथ आइडियाज़ चेंज भी होते हैं। अब कैसे होते हैं? तो साइंस फिक्स नहीं होती। अगर न्यू एविडेंस आए तो ओल्ड आइडियाज़ चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले लोग सोचते थे कि सन जो है वो अर्थ के इर्द-गिर्द घूमता है। बाद में प्रूफ हुआ कि अर्थ जो है वो सन के इर्द-गिर्द घूमती है। तो साइंस फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है? ये ऑब्ज़र्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ये सारी की सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैग्नीफाइंग अगर ग्लास की यहाँ पे बात करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास का मीनिंग यहाँ पे अगर हम थोड़ा-सा देखें इन दोनों को, तो बुक के पेज नंबर ये डिज़ाइन जैसे ये डिज़ाइन किया इस डिज़ाइन का मीनिंग है हमारे पास, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का हम देखें तो सिम्बलाइज़ेज़ केयरफुल ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि जैसे यहाँ लिखा गया टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक द पेज नंबर्स आर बीन thoughtfully designed and are framed by a magnifying glass and a compass। तो ये जो हमारे पास बुक में जो पेज नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, तो ये हमारे पास जैसे ये इसका कहना है कि ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सिंबलाइज़ किया गया है और ये क्या है? इसका मतलब है कि हमें केयरफुली ऑब्ज़र्वेशन करनी है, स्मॉल डिटेल्स को नोटिस करना है, ठीक है? बुक के अंदर और पैटर्न्स देखने हैं। जैसे लीफ की जो वेन्स होती हैं, वो ऑब्ज़र्व करनी है, मतलब पत्तों में जो उनकी नाड़ियाँ होती हैं, वो देखनी है।
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम कंपास का यूज़ करें, जैसे ये कंपास है, कहते हैं कि पेज नंबर पे हमने कंपास का यूज़ किया है। तो कंपास क्या सिंबलाइज़ करता है? डायरेक्शन सिंबलाइज़ करता है। उसके साथ राइट क्वेश्चन चूज़ करना, करेक्ट मेथड यूज़ करना, मतलब एक्सप्लोरेशन रैंडम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन के साथ होनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन के साथ क्या होनी चाहिए? एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम वन बाय वन करके और थोड़ा-सा और अगर देखें इसको, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम एक बार इसको देख लेते हैं, साइंटिस्ट को देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास मेघनाद साहा एक एग्ज़ाम्पल इनका दिया गया है। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है? एक इंडियन साइंटिस्ट है, उनकी एग्ज़ाम्पल दी गई है यहाँ पे। इन्होंने स्टार की लाइट को स्टडी किया था। किसको किया था? स्टडीड द लाइट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। तो स्टार के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, बिलियंस ऑफ एटम्स होती हैं, रिएक्शंस होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है? उनके अंदर इनसाइड स्टार्स के अंदर। अगर सब एक साथ स्टडी करन मतलब इन सारी चीज़ों का मतलब उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं या फिर उनकी मूवमेंट कैसे होती है, अगर सब एक साथ स्टडी करते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उन्होंने सिंप्लीफाई किया। कैसे सिंप्लीफाई किया? उन्होंने सिर्फ़ फ़ोकस किया किसके ऊपर? टेम्परेचर पे फ़ोकस किया, प्रेशर पे फ़ोकस किया और देखा कि आयन्स की फ़ॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है? एटम से आयन्स कैसे बनते हैं। तो इस सिम्प्लिफिकेशन से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टार का कलर उसके टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ब्लू स्टार होगा, तो दैट मीन्स वो गर्म स्टार होगा, ठीक है? उन्होंने ये कहा था। देन अगर कोई रेड स्टार है, तो इसका मतलब वो कूलर स्टार होगा, वो ठंडा स्टार होगा, ठीक है? तो ये उनकी ऑब्ज़र्वेशन थी। तो उन्होंने क्या कहा था, अगर कोई स्टार ब्लू है स्टार, तो उन्होंने कहा था ये हॉटर होगा, गर्म होगा। उसी तरह से उन्होंने बताया अगर कोई स्टार रेड है तो वो क्या होगा? वो कूलर होगा, वो कूलर स्टार होगा। तो ये साइंस का इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि कभी-कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझने के लिए अननेसेसरी डिटेल को इग्नोर किया जाता है और हम फिर सिंपली उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो इन द मिडल स्टेज साइंस इन्वेंटेड। तो इन मिडल स्टेज में साइंस ने क्या इन्वेंट किया वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो सब चीज़ों को अगर हम वन बाय वन करके यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो साइंस का नेक्स्ट लेवल है डीप एक्सप्लोरेशन, ठीक है? न साइंस का नेक्स्ट लेवल है हमारे पास क्या? डीप एक्सप्लोरेशन। तो जब हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे, तो हर एक चीज़ को हमें ये सारी चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। तो जब ये सारी चीज़ें हमने जब समझने की जब हम कोशिश करेंगे, तो थोड़ा-सा अगर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, वो मैंने आपको समझाए। उसके साथ-साथ यहाँ पे जैसे अ क्रिकेट शॉट, think of a cricket ball being hit being hit for a six. You want to make a simple model. What details would you include? What would you ignore? तो आप ये देखोगे कि इनमें से हमें कौन-सी डिटेल करनी है, कौन-सी नहीं करनी है, इस चीज़ पे हमें फ़ोकस किया जाएगा। ठीक है? इस चीज़ पे हम क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे। ठीक है? उसके बाद हमारे पास जैसे हमने इनका ये लिया, तो उसके बाद अगर हम देखें तो इस पार्ट में हम मेन आइडिया जो साइंस रियल वर्ल्ड को समझाने के लिए सिंप्लीफाई करती है ये सारी चीज़ें। तो साइंस का नेक्स्ट लेवल है डीप एक्सप्लोरेशन। तो डीप एक्सप्लोरेशन में आप टेक्स्ट बुक कह रही है कि पहले आप साइंस को बेसिक लेवल पर समझ रहे थे, चीज़ें ऑब्ज़र्व करना, क्वेश्चन पूछना, सिंपल एक्सपेरिमेंट करना। अब सेकेंडरी स्टेज में आप और डीपली जाओगे। मतलब प्लांट ग्रो करते हैं तो कैसे ग्रो करते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है? सेल्स का रोल क्या होता है, सनलाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से आप क्या करोगे, चीज़ों को समझोगे। नेक्स्ट साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, साइंस एक प्रोसेस है, ठीक है? साइंस एक फैक्ट नहीं है, साइंस क्या है एक एक प्रोसेस है जिसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइंस क्या है मतलब क्या नहीं बताती है। साइंस सिर्फ क्या है नहीं बताती है, साइंस ये भी बताती है कि हमें कैसे पता चला। अगर कोई कह रहा है कि आइस पिघलती है तो साइंस पूछेगी कि किस टेम्परेचर पे पिघलती है? कैसे ये आप देखोगे कि जो इस टेम्परेचर पे पिघलती है, आप मेज़र कैसे करोगे? तो हर जगह सेम होता है, ये साइंटिफिक थिंकिंग है। उसी तरह से ऑब्ज़र्वेशन की बात करें तो ऑब्ज़र्वेशन भी मेज़रमेंट का ही एक पार्ट है, सब कुछ ऑब्ज़र्वेशन से स्टार्ट होता है। हाँ आप देखते हो कि एक बाल नीचे की तरफ गिरता है, अब आप मेज़र करोगे कि कितनी स्पीड से गिरता है, ठीक है?
उसी तरह से कितने टाइम में गिरा वो, कितनी हाइट से गिरा, तो अब साइंस स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब ऑब्ज़र्वेशन और नंबर्स जो होते हैं ना वो साइंस में वो अ, ऑब्ज़र्वेशन और ये जो नंबर्स हमें पता चलेंगे तो ये साइंस है। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें हम, तो पैटर्न में हमारे पास नेचर में पैटर्न्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, जैसे मैंने बताया था। हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं, मॉडल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, रियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हर डिटेल स्टडी करना मुश्किल होता है, इसीलिए साइंटिस्ट मॉडल्स यूज़ करते हैं। मॉडल्स किस चीज़ के होते हैं? सिंपली जैसे रियल अर्थ को अगर हमने देखना है तो ग्लोब की फॉर्म में हम देख सकते हैं। तो ग्लोब क्या होता है? एक अर्थ का मॉडल होता है, मतलब अर्थ जैसा दिखता, हम दिखने वाली एक शक्ल बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और वो देखते हैं हमारे पास मॉडल जो होता है अर्थ का, दैट इज़ ग्लोब फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाई मॉडल्स नीडेड? ये जो मॉडल्स वगैरह हैं ये ज़रूरत क्यों है? क्योंकि रियलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर हर स्मॉल डिटेल इंक्लूड करोगे तो समझना इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी तरह से मॉडल्स इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिक्स की एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मूविंग कार की एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, तो कभी कार को एक पॉइंट में मान लेते हैं हम, तो रियल कार में इंजन होता है, टायर्स होते हैं, सीट्स होती हैं, उनकी शेप अलग होती है, सब होता है, पर अगर सिर्फ मोशन स्टडी करना होगा तो बस हम उसकी पोजीशन हम देखेंगे कि कार की पोजीशन मैटर करती है, सिंगल पॉइंट जो होता है, ठीक है? उसी पे हम क्या करेंगे, फ़ोकस करेंगे, सारी चीज़ों को इनटू कंसीडर नहीं करेंगे। उसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री एटम्स को हम स्फीयर की तरह देखते हैं, ठीक है? स्फीयर की तरह ड्रा करते हैं, इस तरह से ड्रा करते हैं, ठीक है, एटम को। लेकिन रियलिटी में एटम एग्ज़ैक्ट इस शेप का नहीं होता है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल शेप्स मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ पे अगर बात करें, जो होता है हमारे पास H2O, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसमें एक तो ऑक्सीजन होता है, तो 2 हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो डायग्राम सिंपल हो जाती है इसकी वजह से, रियलिटी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। नेक्स्ट बायोलॉजी एग्जाम्पल सेल की बात करेंगे अब हम। तो अगर सेल की बात की जाए तो सेल की डायग्राम बुक्स में सिंपल होती है, रियलिटी में सेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन चल रही होती है सेल के अंदर, बट बुक सिर्फ मेन पार्ट्स ही दिखाती है। आपको बता देगी कि जैसे मैंने ये एक एनिमल सेल बनाया तो इसमें हम न्यूक्लियस बना दिया एक, फिर उसके साथ साथ एक हम माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, देन हमारे पास गोल्जी अपरेटस बना दिया हमने, गोल्जी अपरेटस के बाद हमने ये राइबोसोम्स बना दिए। तो इस तरह से हमारे पास प्लाज़्मा मेम्ब्रेन बना दी है ना, तो इस तरह से अगर अगर हमारे पास और हमने ऐसे फ्लूइड बना दिया, ठीक है? आरएनए, डीएनए को दिखा दिया, तो इस तरह से हमारे पास एक एक हम क्या कह सकते हैं, हम थोड़ा उसको सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, मेम्ब्रेन दिखा दी, ताकि समझना ईज़ी हो जाए। लेकिन सेल बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, उसमें हमारे पास बहुत रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? एट अ टाइम चल रही होती हैं। तो अगर हम बात करें अर्थ साइंस की बात करते हैं तो अर्थ परफेक्ट स्मूथ बॉल नहीं है। माउंटेन्स, ओशियंस, वैलीज सब हैं इसमें, पर साइंस कभी उसको सिंपल लेयर्ड रखने में, जैसे सिंपली समझाने में कहिए कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो समझ सके आसानी से हम, ठीक है? इसीलिए चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है थ्रू मॉडल्स। अजम्पशंस क्या होते हैं? आप अब हम अजम्पशंस के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो जो अजम्पशंस होती है ना, तो असम्पशन्स जब हम मॉडल्स बनाते हैं ना, मॉडल्स बनाते वक़्त कुछ असम्पशन्स लिए जाते हैं। जैसे असम्पशन्स में हमारे पास क्या है, टेम्परेरी कुछ मान लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टडी करते वक़्त हम कहते हैं कि सिर्फ़ ग्रेविटी देखनी है, तो एयर का जो रेज़िस्टेंस होता है ना, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए कैलकुलेशन जो होती है वो आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रेविटी की एग्ज़ाम्पल ली हमने, है ना? जैसे मैंने आपको अभी बताया, इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी की एग्ज़ाम्पल ली, तो ऑब्जेक्ट जब गिरता है ऊपर से नीचे, तो हम सीधा लिखते हैं F इक्वल टू mg, सिंपली लिखते हैं। तो यहाँ पे जो एयर फ्रिक्शन है, जो हवा की वजह से जो रुकावट पैदा हुई है, उसको इग्नोर किया है। तो रियल लाइफ में फ्रिक्शन तो होती है, हवा तो होती है, तो फिर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एयर को इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से हार्ट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो अगर हर सेल स्टडी करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो साइंस हार्ट को एक पंप की तरह देखती है, सिंपली हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। ये मॉडल बॉडी सर्कुलेशन समझता है, ठीक है? इसमें ये जो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि अगर हार्ट एक पंप है तो बॉडी में जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो समझना आसान हो जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि यहाँ पे जो जितना जितना मैंने आपको ये टेक्स्ट समझाने की कोशिश की ना, तो टेक्स्ट बोलती है कि हम एक
इग्नोरिंग डिटेल्स इज़ नॉट अ मिस्टेक। जो हम डिटेल्स को इग्नोर करते हैं ना, जैसे हमने एयर को नहीं इंक्लूड किया या फिर बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया, तो ये जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए, फोकस रखने के लिए और आंसर्स फाइंड करने के लिए। तो एग्जैक्टली जैसे हमारे पास मेघनाथ साहा ने जिन्होंने स्टार लाइट पे काम किया था, उन्होंने स्टार के हर एटम को स्टडी नहीं किया था, सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और आयंस पर फोकस किया था, और स्टार का कलर उनको समझ में आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार का कलर कैसे होता है हमारे पास। जैसे अगर ब्लू स्टार होगा कोई भी, तो इसका मतलब वो गर्म स्टार है, हॉट स्टार है। अगर कोई रेड स्टार होगा तो इसका मतलब वो कूलर है। तो साइंस का रोल यही है कि रियलिटी कॉम्प्लेक्स है। मेक मॉडल्स, मॉडल्स बनाओ, फोकस करो एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर और उसका आंसर ढूंढो। ठीक है। साइंस ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, मॉडल्स और टेस्टिंग के ऊपर बेस होती है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो एग्जांपल दी गई है यहाँ पे क्रिकेट शॉट की, तो अगर ये देखा जाए तो ये पार्ट दो इंपॉर्टेंट आइडियाज समझाने के लिए दिया गया है। फर्स्टली देखें तो मॉडल बनाते वक्त क्या इंक्लूड और क्या इग्नोर करना है। दूसरा ये बताता है कि साइंस की लैंग्वेज प्रिसाइज क्यों होती है। फर्स्टली अगर हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो सोचो क्रिकेट में बैट्समैन ने सिक्स मारा, छक्का मारा एक। अब क्वेश्चन है कि बॉल जो है वो बाउंड्री क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, या फिर बिना बिना ग्राउंड टच किए रहेगा। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। आपको एक सिंपल मॉडल बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड करोगे और क्या चीजें एक्सक्लूड करोगे। ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा। तो आप क्वेश्चन क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास, जैसे मतलब क्वेश्चन ये होगा कि यार ये जो है बाउंड्री को क्रॉस करेगा नहीं करेगा, या फिर ये उड़ते हुए जाएगा, है ना। तो साइंस इस सिचुएशन को मॉडल बनाकर सॉल्व करेगी। मॉडल बनाने का मतलब होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेना, कौन सी चीज़ें इग्नोर करेगा। कुछ चीज़ें आंसर को अफेक्ट नहीं करती हैं, जैसे बैट का ब्रांड क्या है, ये एमआरएफ का है या फिर एसएस का है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉल का कलर कैसा है, रेड है वाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राउंड में कितनी ग्रास है ना। तो ये एक मेजर फैक्टर नहीं, ये इस पे इससे कोई अफेक्ट नहीं होगा। तो ये अननेसेसरी डिटेल्स है, हम ये चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये चीज़ें कंसीडर नहीं करेंगे। कौन सी चीज़ें कंसीडर होंगी, हम देखेंगे कि बाल का मास कितना है, उसका वजन कितना है, बाल कितना हैवी है। दूसरा, बाल बाल की स्पीड देखेंगे कि बाल कितनी तेजी से हिट हुआ। थर्ड, डायरेक्शन देखेंगे, एंगल देखेंगे। ठीक है, एंगल देखेंगे, एंगल देखा जाएगा उसका। देन हमारे पास ये सब डिसाइड करेगा कि बाल जो होगा वो सिक्स जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, बाल का मास कितना है और बाल कितनी तेजी से जा रहा है और बाल की डायरेक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें हमें ये बताएंगी, ये समझाएंगी कि बाल जो है वो छक्का लगेगा उसका या नहीं लगेगा। तो लेस इंपॉर्टेंट डिटेल्स कौन सी होती है, टेक्स्ट बोलता है कि एयर रेजिस्टेंस, स्पिन, बाल की स्टिचिंग किससे हुई है, ये भी अफेक्ट करते हैं, बट थोड़ा अफेक्ट करते हैं। सिंपल मॉडल में ये जो होती हैं चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट आइडिया हमें यही मिला है कि जितना सिंपल मॉडल होगा उतनी कम डिटेल्स होगी, और जितनी एडवांस मॉडल होगा उतनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक फिजिक्स की बात करें, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देते हैं, और एडवांस्ड फिजिक्स में हम ये जो हमारे पास होता है ना, जो एयर का रेजिस्टेंस होता है, हम इसको कंसिडर करते हैं। जब हम एडवांस फिजिक्स में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, इन सारी सब चीज़ों को इग्नोर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बाइसाइकिल की एग्जांपल दी गई है। कहते हैं कि अब टेक्स्ट आपसे ये पूछ रहा है कि स्कूल में जो स्कूल से घर जो साइकिल जा स्कूल से जब आप घर जाते हो साइकिल पे, फॉर एग्जांपल जैसे, तो आपको बताना है कि टाइम मॉडल कितना होगा, मतलब कौन सी डिटेल इंपॉर्टेंट होगी। तो आप सोचो कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी। ये इंपॉर्टेंट थोड़ी होगी कि साइकिल का ब्रांड कौन-सा है ना? ये सारी चीज़ें थोड़ी होंगी। तो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी? हमारे स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस कितना है? साइकिल किस स्पीड पे चल रही है? रोड की कंडीशन कैसी है? स्मूथ है या फिर रफ है? ट्रैफिक कैसा है वहाँ पे? सिग्नल्स कैसे हैं ना? ब्रेक लगेगी, नहीं लगेगी? ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इग्नोर क्या करेंगे, साइकिल का रंग कैसा है, आपसे ये नहीं पूछा जाए कि आपने ड्रेस कौन सी पहनी है, बैग का ब्रांड कौन सा लगाया है आपने, या फिर वेदर कैसा है। तो ये टाइम कैलकुलेशन में यूजफुल नहीं होती, तो इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है।
क्योंकि प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है, कैलकुलेशन ईज़ी हो जाती है और फोकस क्लियर होता है, कन्फ्यूजन कम होती है और साइंस का रूल यही है कि इग्नोर व्हाट डज़न्ट मैटर और फोकस ऑन व्हाट डज़। तो जो मैटर करता है उस पे फोकस करो और जो मैटर नहीं करता है उस पे फोकस मत करो। तो नेक्स्ट बात करें तो साइंस की लैंग्वेज प्रिसाइज़ हो जाती है ना, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो अब नेक्स्ट पार्ट का मतलब है कि लाइफ में डेली लाइफ में हम कुछ वर्ड्स कैजुअली यूज़ करते हैं बट साइंस में उनका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फ़ोर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे फ़ोर्स हो गया, ठीक है? उसने फ़ोर्स किया, ठीक है? उसने फ़ोर्स किया, हमने कहते हैं कि या उसने मजबूर किया, तो हम यूज़ करते हैं वर्ड उसने फ़ोर्स किया। तो साइंस की बात करें तो साइंस में फ़ोर्स का मतलब होता है पुश या फिर पुल, ठीक है? अपनी तरफ खींचना, फ़ोर्स मतलब ताकत। साइंस में फ़ोर्स का मतलब होता है ताकत, डेली लाइफ़ में फ़ोर्स का मतलब होता है मजबूर करना, है ना? तो इसी तरह से जो हमारे पास फ़ोर्स का फ़ॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। फ़ोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? उसी तरह से वर्क की बात करें तो डेली लाइफ में मैं पूरा दिन काम करता रहा, हम ऐसा यूज़ करते हैं ना सेंटेंस, मैं पूरा दिन काम करती रही या मेरा पूरा दिन काम करता रहा। तो साइंस में वर्क तब होता है जब फ़ोर्स से डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है? तो वर्क डन किसके बराबर होगा ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे फिज़िक्स में। फ़ोर्स जो हो किसके किसके बराबर हो, वर्क डन के बराबर हो। तो अगर वॉल को पुश किया और वॉल वहाँ से जगह से नहीं हिली, तो डेली लाइफ में काम किया लेकिन साइंस की भाषा में हमने कोई काम नहीं किया। समझ में आया? तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेल की बात करते हैं हम, तो सेल की बात करें हम, तो स डेली लाइफ़ में हम कहते हैं कि फ़ोन में सेल या फिर बैटरी है ना, फ़ोन का सेल है ना, उसी तरह से बायोलॉजी में सेल का मतलब होता है लाइफ़ का बेसिक यूनिट। तो बिल्कुल ही ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं साइंस साइंस की भाषा में। रिएक्शन की बात करें तो डेली लाइफ़ में इमोशनल रिएक्शन हम देते हैं ना, गुस्सा होते हैं या ये सारी चीज़ें। लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन का मतलब अलग होता है। जब सब्सटेंसेस क्या होती हैं मिलके कुछ केमिकल चेंज करती है, उसे हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं मानते हैं कि वो उसमें रिएक्शंस हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की बात करते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें तो साइंस यूनिवर्सल लैंग्वेज का यूज़ करता है। हर क्वांटिटी का सिंबल होता है जैसे मास को हम एम से डिनोट करते हैं, है ना? तो मास को हम एम से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जैसे वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें फ़ोर्स को ये बराबर एफ क्यू होता है। उसी तरह से हम करंट की बात करें तो करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है? उस तरह से जो साइंस में यूनिट्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। साइंस के जो जो यूनिट्स होते हैं ना, वो भी डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मास का यूनिट हो गया, मास का यूनिट होता है हमारे पास केजी, किलोग्राम। उसी तरह से फ़ोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फ़ोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। करंट का यूनिट करंट का यूनिट होता है एम्पीयर होता है, ठीक है? ए से डिनोट किया जाता है, ये एन से डिनोट किया जाता है और ये केजी से डिनोट किया जाता है किलोग्राम, ठीक है? इसी तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरह से वेलोसिटी की अगर हम देखें तो वेलोसिटी बराबर किसकी होती है? वी इक्वल टू वेलोसिटी बराबर होती है हमारे पास डिस्टेंस इनटू या फिर डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ठीक है? तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को समझ आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल है। इसीलिए साइंस क्लियर और यूनिवर्सल है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमारे पास हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ हमें कुछ साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में भी बताता है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें साइंस और मैथमेटिक्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं। साइंस मैथ्स का यूज़ क्यों करती है? साइंस को चीज़ें एग्ज़ैक्ट और क्लियर वे में एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो वर्ड्स कभी वेग हो जाते हैं तो मैथ्स एग्ज़ैक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बोलना है कि कार जो है वो फ़ास्ट जा रही है, तो क्वेश्चन है कि कितनी फ़ास्ट जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर या फिर 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। इसीलिए साइंस मैथ का यूज़ करती है। तो मैथ्स साइंस की लैंग्वेज है। मैथ्स क्या है? साइंस की लैंग्वेज है। अगर हम देखें तो टेक्स्ट बोलता है कि मैथ्स जो होती है प्रॉब्लम नहीं है, हर्डल नहीं है, मैथ्स एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश आइडियाज़ एक्सप्रेस करती है, वैसे ही मैथ्स रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं। मैथ्स क्या करती है हमारे पास? रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है मैथ्स जो है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब है कि स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, है ना? स्पीड जो है वो टाइम और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होती है। इक्वेशन का मतलब सिर्फ नंबर्स को
प्लग करना नहीं होता है, बल्कि इक्वेशन एक रिलेशनशिप बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डी इक्वल टू वी टी, इसका मतलब होता है कि स्पीड जो होती है हमारे पास, स्पीड जब डबल होगी तो डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा और उसी के साथ साथ टाइम भी डबल हो जाएगा, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास वी टी के बराबर है अगर, तो अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा, है ना। तो टाइम भी डबल हो जाएगा, तो ये रिलेशनशिप समझने में हमें हेल्पफुल होती है। सपोज करो कि कार जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे। तो कार अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से फॉर एग्जांपल कार की ये क्या है, कार की स्पीड है। कार की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा इसको, टाइम लगा हमारे पास 5 सेकंड लगे, ठीक है। उसी तरह से डिस्टेंस हमारे पास होता है डी इक्वल टू वी इंटू टी, ठीक। मतलब डी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस है ना। तो डी सॉरी अगर हम इसको वैल्यूज़ को सिंपली अगर पुट करें तो डी इक्वल टू आएगा 20 इंटू 5, तो इक्वल टू आ जाएगा 100 मीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर निकल आया, ठीक है। ये आ गई हमारे पास स्पीड, ये आ गया हमारे पास टाइम, तो इन दोनों को हमने जब डाला तो हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया। तो अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 5 सेकंड बाद कार कहाँ होगी। तो साइंस प्रिडिक्शन करती है, इसीलिए मैथ्स जो होता है वो एक पावरफुल टूल है साइंस को समझने के लिए। नेक्स्ट केमिस्ट्री में मैथ की बात करते हैं अब। तो फर्स्टली हमने इसमें फिज़िक्स में की, अब केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड भी मैथ से ही एक्सप्रेस होती है, ठीक है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, तो मतलब कितनी जल्दी जो है रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन जैसे होती है ना? तो मतलब जैसे जितनी तेज़ी से जितने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करेंगे उतनी तेज़ी से प्रोडक्ट बनाएँगे। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में भी मैथ्स का यूज़ होता है। बायोलॉजी में कैसे होता है? बायोलॉजी में जैसे आपको पता होगा कि सपोज़ करते हैं हम बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। मैथमेटिकल प्रॉब्लम n इक्वल टू हमारे पास n इक्वल टू, तो मतलब अगर हम हाफ आवर का अगर लगा दें तो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज जो होंगे वो 2n हो जाएँगे, मतलब दुगने हो गए। तो इससे ये पता चल जाता है कि बैक्टीरियाज जो हैं वो कितने फास्ट ग्रो करेंगे। तो बायोलॉजी भी मैथ्स का यूज़ करती है, तो बायोलॉजी में भी मैथ्स का यूज़ होता है। एनर्जी चेंजेस की बात करें तो फिज़िक्स में एनर्जी का रिलेशन जैसे E इक्वल टू mgh, ये बताता है कि हाइट ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना? जैसे E इक्वल टू mgh, ये सारी रिएक्शंस हम ये जो इक्वेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे रही हूँ कि क्या-क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाइट बढ़ेगी तो इसका मतलब एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना? एनर्जी भी बढ़ेगी तो ये एक रिलेशनशिप हो जाता है। तो रिलेशनशिप समझाने में ये हेल्पफुल होता है। तो साइंस में इक्वेशंस कैसे सीखनी चाहिए, तो टेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट मेथड बताता है कि सिचुएशन को समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। जैसे कार मूव कर रही है, तो ये मतलब फॉल हो रही है या फिर हीट हो रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उस तरह से क्वांटिटीज़ आइडेंटिफ़ाई करो, डिस्टेंस है, टाइम है, स्पीड है, कौन-कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद करेक्ट रिलेशनशिप क्या है, यानी फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? V इक्वल टू D इंटू टी, ठीक है? डिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर होता है। तो इसी तरह से हमारे पास डेल नेक्स्ट अगर हम बात करें रीज़निंग करो, ठीक है? सिर्फ़ आंसर नहीं सोचो कि अगर टाइम बढ़े तो स्पीड क्या होगी, ठीक है? स्पीड का क्या होगा? अगर डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा? तो ये एक साइंटिफिक थिंकिंग है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो रीज़निंग इम्पोर्टेंट होती है। तो मेमोराइज़ेशन इनफ नहीं है। टेक्स्ट क्लियर बोलता है कि सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रटना यूज़फुल नहीं होगा। ये एक गलत तरीका होगा, फ़ॉर्मूला याद कर लो, है ना? राइट वे क्या होगा, समझो फ़ॉर्मूले को, क्यों यूज़ हो रहा है ये फ़ॉर्मूला। अगर आप समझोगे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, तो कभी भी आप ये चीज़ें नहीं भूलोगे, क्योंकि ये इससे आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो जाएगी। तो साइंस का गोल्डन रूल यही है कि अंडरस्टैंड फर्स्ट, आइडेंटिफाई क्वांटिटीज़, यूज़ मैथ्स एंड देन थिंक लॉजिकली, तो उससे आपके क्वेश्चन जो होंगे वो गलत नहीं होंगे। तो ये कहना है। इन सारी चीज़ों से हमें ये समझ में आया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी की अगर यहाँ पे बात करें, तो उसमें क्या लिखा गया है, तो वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक हमने जो समझा ना, तो वो सिंपली हमने देखा कि
साइंटिस्ट हर डिटेल को एक साथ स्टडी नहीं करती है, पहले सिंप्लीफाई करती है। देन हमने देखा कि मेघनाद साहा कौन थे, ठीक है? वो एक हमारे पास इंडिया के एक फेमस फिज़िसिस्ट कह सकते हैं, फिज़िसिस्ट थे। उन्होंने स्टार्स की लाइट को स्टडी किया था, स्टार्स अलग-अलग कलर्स में क्यों होते हैं, उनका ये उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। कुछ स्टार्स हमें ब्लू दिखते हैं, कुछ व्हाइट दिखते हैं, कुछ रेड दिखते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि हर स्टार बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शंस होती रहती है और गैस जो होती है वो मूव करती रहती है। प्रेशर बहुत हाई होता है, अगर वो हर एटम और हर रिएक्शन को स्टडी करते तो प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, साने सिंप्लीफिकेशन की और उन्होंने स्टार को बस हॉट गैस मान लिया, मतलब इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग सिर्फ फोकस किया कि टेम्परेचर, प्रेशर और आयन फॉर्मेशन के ऊपर। आयन फॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास, जब एटम्स हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करते हैं, दैट इज आयन फॉर्मेशन। जैसे सोडियम होगा, तो सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना नमक, तो सोडियम होगा तो सोडियम किस में चेंज होगा, Na पॉजिटिव, और एक हमारे पास क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है? तो हीट ज़्यादा होगी तो एटम ज़्यादा आयनाइज़ होते हैं। टेम्परेचर का रिलेशनशिप कलर से होता है। तो साहा ने दिखाया कि स्टार का कलर उसके टेम्परेचर से लिंक्ड होता है ना? तो रेड स्टार होगा तो ये कूलर होगा, व्हाइट स्टार होगा तो हॉटर होगा, ब्लू स्टार होगा तो वेरी हॉट होगा। तो यानी कलर्स देखकर टेम्परेचर का आइडिया हमें लग सकता है। तो मेन रीज़न यही। तो ये सारी चीज़ें की। फिर हमने क्रिकेट बॉल की एग्ज़ाम्पल ली, अगर गिरेगा बॉल तो क्या होगा, ग्रेविटी देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट हम थोड़ा-सा ये देख लेते हैं, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी की बात करें तो इसका सिंपल हम मीनिंग देखें तो ये पैसेज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है कि लाइट की स्पीड को सी क्यों कहा जाता है, ठीक है? लाइट की स्पीड को सी ही क्यों कहा जाता है? तो साइंस में सिंबल्स हमेशा ईज़ी एब्रिविएशन से नहीं आते हैं, कभी-कभी उनका हिस्टोरिकल रीज़न होता है। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल सी लैटिन वर्ड सिलेरिटीज़ के से निकला है, ठीक है? सिलेरि सिलेराइट से निकला है। तो इससे निकला है, हमारे पास इस वर्ड से निकला है, इसका मतलब होता है स्पीड या फिर स्विफ्टनेस। इसका मतलब होता है स्पीड या फिर स्विफ्टनेस, ठीक है? तेज़ी जिसको बोलते हैं। तो इसलिए स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं। तो साइंस सिंबल हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर सिंबल रैंडम नहीं होता। कई सिंबल ओल्ड साइंटिस्ट और लैटिन ग्रीक वर्ड से आए हैं, जैसे डिस्टेंस के लिए डी, मास के लिए एम, है ना? करंट के लिए आई का यूज़ होता है, स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी का यूज़ होता है। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट से ये सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं, ताकि दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं वो सेम ही लैंग्वेज यूज़ कर सकें। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो हमारे पास जैसे यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिखाया गया है, जैसे 29 करोड़ 29 करोड़ 97 थोड़ 97,000, ठीक है? 29 करोड़ 97 लाख 92,458 जो है स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे जैसे दी गई है। तो ये लगभग हमारे पास 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्सिमेटली बनती है। तो अप्रॉक्सिमेटली कितनी बनती है हमारे पास, 3 लाख किलोमीटर बनती है। तो अर्थ से मून तक लाइट को सिर्फ हम 1.3 सेकंड लगते हैं, अर्थ से मून तक जो लाइट जाती है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट नेचर का एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ये चेंज नहीं होता है वैक्यूम में। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल इस एल्बर्ट आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है हमारे पास, इक्वल टू एम सी स्क्र, ई इक्वल टू एम सी स्क्र, ई इक्वल टू एम सी स्क्र के बराबर होता है। तो यानी स्पीड जो होती है हमारे पास, ये जो सी है ना, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है? इसी तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेडी टू गो बियॉन्ड एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन, तो अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हम यूनिट्स को मतलब सही तरीके से अगर नहीं लगाएँगे तो क्या होगा इस एग्जांपल में। तो ये हमारे पास एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन की स्टोरी है एक, तो यहाँ हम देखते हैं। तो एक पैसेंजर एयरप्लेन ने प्लेन के साथ एक सीरियस मिस्टेक होती है। उसमें जो प्लेन को जो ये एयरप्लेन होता है इसको टोटल 22,300 किलोमीटर फ्यूल चाहिए होता है। तो 22,300 किलो फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन ग्राउंड क्रू जो होते हैं ना, वो फ्यूल को कैलकुलेट करते वक़्त मिक्स अप कर देते हैं। मतलब मतलब ये होता है कि उन्होंने फ्यूल डेंसिटी पाउंड्स में यूज़ की है, ना कि किलोग्राम में। यानी डिफ़रेंस अब यूनिट्स में आएगा, ठीक है?
जो ये एयरप्लेन है उसमें हमारे पास 15,000 लीटर्स फ्यूल कम है, ठीक है? 15,000 लीटर्स की क्या शॉर्टेज है फ्यूल के अंदर। फ्लाइट के बीच फ्यूल खत्म हो गया है। अब क्या है प्लेन को जो हमारे पास एयरप्लेन है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तो एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ और लकीली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 केजी जो होता है वो 1 पाउंड के बराबर नहीं होता है। 1 पाउंड के बराबर नहीं होता है। एक्चुअली 1 केजी जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 2.2 लिब्रा के। लिब्रा किसका यूनिट होता है? पाउंड का यूनिट होता है लिब्रा। तो हमारे पास एलबी के बराबर होता है। अगर कन्फ्यूज़ हो गए हैं तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, तो इसीलिए साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है? दिस मतलब दिस ओनली, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि छोटी-सी मिसकैलकुलेशन से पैसेंजर्स की जान भी जा सकती थी। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट अगर हम बात करें, तो ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ये दुनिया भर का कॉमन मेज़रमेंट सिस्टम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लेंथ है, लेंथ को हम मीटर्स में लिखते हैं, मास को किलोग्राम में लिखा जाता है और टाइम को हमारे पास सेकंड्स में लिखा जाता है, ताकि हर जगह सेम अंडरस्टैंडिंग हो। किलोग्राम एवरीवेयर जो होता है एवरीवेयर क्यों यूज़ होता है? टेक्स्ट हम हमारे पास जो है सिंपल एग्ज़ाम्पल देता है ये, जब हम वेजिटेबल्स या फिर राइस खरीदते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 केजी जम्मू में भी सेम होगा, दिल्ली में भी सेम होगा, अगर कहीं बाहर की अगर हम किसी सिटी का बात करें जैसे लंदन में भी सेम होगा, तो अगर हर सिटी का अपना किलोग्राम होगा तो इससे कियोस हो जाएगा, चीज़ें बराबर नहीं होंगी। तो शॉपकीपर ए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल दी गई है, शॉपकीपर ए 1 केजी उसकी 1 केजी जो है वो 1000 ग्राम का है, उसी तरह शॉपकीपर बी जो है उसका 1 केजी 800 ग्राम का है, फिर फेयरनेस खत्म हो जाएगी, ट्रेड में चीटिंग हो सकती है, तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट हो जा